हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। ओके, अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। पैथोफिजियोलॉजिकल क्या रीज़न हो सकते हैं। सो आयरन या तो हो सकता है आयरन स्टोर डिप्लीट हो जाए, जो हमारा आयरन स्टोर फॉर्म में था वो डिप्लीट हो जाता है, उस केस में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ओके, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ आयरन, यानी कि हमारे बॉडी में जो आयरन सप्लाई है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। या फिर हो सकता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके अगर हम देखें तो 3 स्टेज में डिवाइडेड है। इसके 3 स्टेज क्या हो सकते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, डिमिनिश्ड टोटल बॉडी आयरन कंटेंट, यानी जो टोटल बॉडी आयरन कंटेंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। रिडक्शन इन द बोन मैरो आयरन स्टोर, यानी जो आयरन स्टोर था हमारे बोन मैरो के अंदर वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। लेवल ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड सीरम रिमेन नॉर्मल, यानी कि जो आयरन कंटेंट है हीमोग्लोबिन में वो तो हमारा नॉर्मल है। ओके, सीरम का भी नॉर्मल है हीमोग्लोबिन आयरन लेवल, लेकिन जो हमारा बोन मैरो में आयरन स्टोर था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट द सीरम फेरेटिन लेवल, यानी कि सीरम का जो फेरेटिन लेवल है टिश्यू में हमारे आयरन स्टोर फॉर्म में थे उसका लेवल क्या हो गया, फॉल हो जाता है, लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml। ओके, कोरिलेट विद द टोटल बॉडी आयरन स्टोर, ये जो कि हमारे टोटल आयरन स्टोर था हमारी बॉडी में उससे कंपेयर किया जा रहा है। हाउएवर ट्रांसफेरिन लेवल इंक्रीज टू इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, लेकिन देखो अब हमारा जो हमने बात करी थी कि हमारे जो स्टोर फॉर्म में हमारा सेकेंड आयरन कंटेंट था, यानी कि ट्रांसफेरिन, ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या कर रहा था, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे फेरेटिन का लेवल क्या हुआ, डाउन हुआ, वैसे ही क्या हुआ, ट्रांसफेरिन का लेवल, यानी ट्रांसफेरिन क्या था, हमारा एक ऐसा प्रोटीन था जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही थी। ओके, तो ये इसका लेवल बढ़ जाता है टू इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बढ़ जाए। तो ये स्टेज 1 था हमारे कह सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पीछे का। ओके, अब अगर हम बात करते हैं अब स्टेज 2। ओके, सो स्टेज 2 में क्या है, रिडक्शन आरबीसी फॉर्मेशन। स्टेज 2 पे अब आरबीसी फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन सप्लाई इनसफिशिएंट है, हमारी बॉडी में जो आयरन सप्लाई था वो इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा। एरिथ्रोपोइसिस इम्पेयर्ड, यानी कि जो एरिथ्रोपोइसिस यानी आयरन हम कह सकते हैं आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है उसमें इम्पेयरमेंट होना, यानी कुछ डिस्टर्बेंस होना, तो इस वजह से भी हमारे क्या होते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाता। सीरम आयरन जो है वो कितना हो जाता है, 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है। सैचुरेशन कहाँ तक आ जाता है, सैचुरेशन टू द लेस देन 60%। ओके, रिलीज ऑफ द, इस केस में क्या होता है कि हमारे कुछ बॉडी से जिंक प्रोटोफायरिन नाम के हम कह सकते हैं प्रोटीन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिकेटर ऑफ दिस स्टेज, ये एक तरीके से इंडिकेटर होता है सेकेंड स्टेज का, जब हमारे अगर हमारे ब्लड टेस्ट में क्या निकले, जिंक प्रोटोफायरिन, इस तरह का कोई भी हम कह सकते हैं इंडिकेटर अगर हमें पाया जाता है हमारे ब्लड टेस्ट में, तो ये इंडिकेट करेगा कि हम एनीमिया के सेकेंड स्टेज पे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यूज बाय द बॉडी इन प्लेस ऑफ द आयरन, तो ये आयरन की जगह पे हमारे बॉडी की हेल्प करता है आरबीसी बनाने में। ओके, तो इस तरीके से टेम्पररी हेल्प करने के लिए प्रोड्यूस होता है। ओके, लास्ट स्टेज होता है स्टेज 3, जिसे बोला जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अब आयरन बिल्कुल कम हो चुका है और इसकी वजह से एनीमिया कंडीशन डेवलप हो रही है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अफेक्ट हो जाता है, फॉल बिलो द नॉर्मल रेंज, जो नॉर्मल रेंज थी हीमोग्लोबिन की बॉडी से वो क्या हो गई है, फॉल हो गई है। 13 ग्राम अगर हम देखें मैन में, मेल में तो फिर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, और फीमेल के केस में 11 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल के केस में ये नॉर्मल रेंज थी, और अगर इससे नीचे चले गए तो मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो चुका है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि क्या सिम्टम्स आते हैं आयरन डेफिशिएंसी के एनीमिया के केस में। ओके, यहाँ पे ब्रिटल नेल्स, जो नेल्स होंगे वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, ब्रिटल्ड होंगे, ऐसा लगेगा बीच बीच में ब्रेक हो रहे हैं, वीक होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे क्रैक्स इन द साइड्स ऑफ माउथ, हमारे माउथ के साइड्स में लिप्स के पास क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं। एक्सट्रीम फैटिग, बहुत ज़्यादा थकान होगी, वीकनेस होगा, चेस्ट पेन। ओके, पेल स्किन, टंग स्वेलिंग, टंग में स्वेलिंग भी हो सकती है, कोल्ड हैंड एंड फिट्स, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ओके, डिजीनेस, हेडेक,
फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट होंगी, हेडेक हो सकता है, स्ट्रेंच क्रेविंग टू द ईट आइटम्स विथ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में ऐसा भी होता है कि हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रिशनल फूड। ओके, तो इस तरह की क्रेविंग होने लगती है। ये हमारे बेसिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस, किस तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी करवा के, या फिर हम कुछ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा सकते हैं ब्लड का। दो तरीके से टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें सीबीसी में क्या होगा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्राइट, ओके, प्लेटलेट, ये सारे काउंट देखे जाएंगे, कंपेयर किए जाएंगे एज कम्पेयर टू अवर नॉर्मल रेंज। ओके, और ये कुछ हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी माइक्रोस्कोप के हेल्प से प्रॉपर ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा, जैसे कि आयरन लेवल क्या है, आरबीसी साइज क्या है, क्योंकि आरबीसी साइज में भी चेंजेस आ जाते हैं, कलर चेंज होगा, फेरेटिन लेवल जो कि हमारे स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन होते हैं, ओके, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस करके पता कर सकते हैं कि हमें किस तरह की एनीमिया है या फिर नहीं है। लास्ट, ट्रीटमेंट, हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, फार्माकोलॉजिकल, जैसे कि मैंने बताया है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी विदाउट मेडिसिन के भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को, डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ हमारे फार्माकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट होते हैं, ताकि मेडिसिन की हेल्प से हम क्या कर सके, जो डिसीज़ है उसे प्रॉपर एलिमिनेट कर सके। ओके, तो अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करते हैं तो हम रेड मीट डाइट ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए, ड्राइड फ्रूट्स होने चाहिए, नट्स लेना चाहिए, ओके, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज, ओके, तो पास्तास, पीस, बीन्स, ये सारी चीज़ें ऐसे होती है जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है। ओके, विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन सी क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो इसलिए हम विटामिन सी भी लेते हैं डाइट में, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल में विटामिन सी के सोर्सेज क्या है, टोमेटोज हो गया, ब्रोकली, कीवी लेनी चाहिए, कि मेलन्स लोग, ग्रेप फ्रूट्स लेने चाहिए। तो ये हमारे कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट मेथड हो गए। उसके बाद अगर हम फार्माकोलॉजिकल पे आते हैं, यानी हम सिंथेटिक मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं जब हम इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स, ओके, विद एम्प्टी स्टोमक और विद फूड, यानी कि एम्प्टी स्टोमक भी ले सकते हैं और विद फूड्स भी ले सकते हैं। 4 मंथ्स एटलीस्ट हमें महीनों के लिए ये सप्लीमेंट्स लेने होते हैं विद गाइडेंस ऑफ फिजिशियंस। ओके, में कॉज कॉन्स्टिपेशन, इसका साइड इफेक्ट ये आता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फिनिश कर लिया है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।